Hello everyone, I am Vishal Joshi, Director of Nucleus Education and HOD of Inorganic Chemistry Star Educator on Unacademy। आप जैसा कि सबको पता है कि हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब जेई एडवांस के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो बच्चों के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इन बचे हुए दिनों में हम क्या करें। तो मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूं जो हम हमेशा अपने टॉपर्स को, हमेशा अपने जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं 18 साल से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं और इस दौरान मैंने कई सारे बच्चों को मेंटर किया है, जिसमें AIR 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12 और भी कई टॉप 100 रैंक्स हैं। तो इन बच्चों को आखिर कैसे लास्ट मोमेंट पे हम टॉपर्स बनने के लिए गाइडेंस देते हैं, वो गाइडेंस आज आपको मैं देने वाला हूं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए उस गाइडेंस के लिए, जिससे अगर आप ये 20 दिन जो बचे हुए हैं, इन 20 दिनों के अंदर अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो रेडी? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आएगा कि सर इस समय हम करें क्या। बहुत सारा है करने के लिए और कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, और कुछ इस तरह की कैटेगरी के बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी तो जेईई मेंस में हमने सब कंप्लीट किया था, अब ऐसा क्या करें जिससे हमारी रैंक इंप्रूव हो जाए या हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस हमारा था 2 साल जो हमने तैयारी की है। अगर हम ड्रॉपर हैं तो हमारी तैयारी 3 साल हो चुके हैं। जिसने सिर्फ ड्रॉपर ही बैच में तैयारी शुरू की है तो वो 1 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो 1 साल तैयारी कर चुके, कुछ 2 साल तैयारी कर चुके, कुछ 3 साल तैयारी कर चुके, तो ये बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखें कि आपने 2 साल तैयारी की है या 1 साल तैयारी की है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जीत होती है। तो पहला, अपने माइंड को आप ये समझाएं कि आपने साल भर पढ़ाई की है। साल भर पढ़ाई को कैसे माना जाता है ये आप समझें कि क्लास अटेंड करना, फिर क्लास में जो पढ़ाया उसको एक और बार रिवाइज करना, उसे हम कहते हैं पढ़ाई करना। तो आपने साल भर पढ़ाई की है। दूसरी बात कि कॉन्फिडेंस रखते हुए जो आपके अंदर एक अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, इस समय आपके ज़बरदस्त थॉट आ रहे होंगे। आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अब तो बस 20 दिन बचे हैं, कैसे जेईई एडवांस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, क्या मैं जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लायक हूँ कि नहीं, क्या मैं कर पाऊँगा। इस तरह के कई अननेसेसरी सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे और मैनेज नहीं हो पा रहा होगा, पजल्ड हो रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले अपना एक डेली रूटीन शामिल करें। और डेली रूटीन में आप 15 दिन तक कम से कम अपने पढ़ाई को डिवाइड कर लें 13.5 घंटे के हिसाब से, जिसमें 4.5 घंटे फिजिक्स, 4.5 घंटे केमिस्ट्री, 4.5 घंटे मैथ्स, ये आप डिवाइड कर लें। अब डिवाइड करने के बाद इसमें जब आप पढ़ाई करें तो तीनों सब्जेक्ट को एक तो बराबर टाइम दें आप, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर से सवाल ऐसे आ जाए जो सिंपल हों और जो आपका कट ऑफ अचानक से बढ़ा दें। ठीक है, अचानक से आपके कट ऑफ के मार्क्स बढ़ा दे जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। तो आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर आपके लायक आने वाला है, तो इसलिए आप रिस्क ना लें और तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें, बराबर टाइम के साथ पढ़ें। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि ये पढ़ रहा हूँ, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, ये पढ़ तो रहा हूँ पर पता नहीं ये मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, मैं कितनी बार इसको पढ़ चुका हूँ, पता नहीं मुझे ये वापस वहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह के अननेसेसरी ख्याल आते हैं, काफ़ी टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, अननेसेसरी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 दिन तक आप मेडिटेशन करें। आप जब सुबह उठें तो अपने डेली रूटीन में आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन को शामिल करें। मेडिटेशन में आप प्राणायाम कर सकते हैं, और किस तरह से मेडिटेशन होता है इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो आप मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें 15 दिन तक। इससे आपका बेनिफिट होगा कि आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। जो एक अननेसेसरी घबराहट सी होती है पढ़ते समय, वो बंद होने लगेगी और आपका फोकस बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया, मेडिटेशन स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि आपको 13.5 घंटे के हिसाब से अपना प्लान बनाना है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि 4.5 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं। चौथा मैंने पॉइंट बताया कि कॉन्फिडेंस रखते हुए पढ़ना है कि आपने साल भर पढ़ाई की है। ठीक, अब जो अगली बात आती है कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ें क्या। 4.5 घंटे बना तो लिए मैंने, लेकिन अब मैं इसमें पढ़ूंगा क्या। तो सुनिए, आपको 4.5 घंटे में क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स का 4.5 घंटे बनाए, आपने केमिस्ट्री के 4.5 घंटे बनाए और मैथ्स के 4.5 घंटे बनाए।
तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में साल भर जो पेपर दिए थे, आप उन सभी पेपरों के अच्छे सवाल या वो सवाल जो आपसे नहीं हुए थे, वो सवाल आप उस 4.5 घंटे में करें और उन सवालों को एज अ टेस्ट पेपर ही करें। ठीक है, वो टेस्ट पेपर की तरह ही सवाल होने चाहिए। आपने जितना टाइम टेस्ट पेपर में देते हैं, आप उन्हीं टेस्ट पेपर के सवालों को उन्हीं टाइम में कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपने वो सारे सब्जेक्ट के अंदर इसी तरह से आपको 4.5 घंटे जो आपने अलॉट किए हैं उनमें ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे केमिस्ट्री आया तो केमिस्ट्री में भी जो आपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट दिए होंगे, उनमें जो सवाल आपसे नहीं हुए होंगे, उन सारे सवालों को एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। अब जब आप दोबारा देखेंगे और जो सवाल आपसे नहीं हुए हैं वो आप जब कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी थ्योरी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक डेली बेसिस पर कस्टमाइज्ड स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो आपसे उस समय गलतियां हुई थी। ठीक है, अगली बार कर। अब आगे क्या करें, तो 4.5 घंटे के हिसाब से जो 13 घंटे का पढ़ने का अपना रूटीन बना 15 दिन का, वो 15 दिन आपने अपने आप को बिजी रखा है। इस दौरान अब आप 15 दिन के अंदर हर 5 दिन में यानी कि करीब 3 पेपर आप जेईई एडवांस की मिनिमम दें। इससे आपका एक अगला पॉइंट कवर होता है और वो कवर होगा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, क्योंकि हमें बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम अभी फॉलो करना है। ये जो आपके 15 से 20 दिन आप सोच रहे हैं, उन 15 से 20 दिन में हमें बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी 6 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी होती है, तो सिटिंग कैपेसिटी हमारी मेंटेन रहे इसलिए हमें 6 घंटे का पेपर देना ही पड़ेगा। 3 घंटे 9 से 12 और 3 घंटे 2 से 5। क्लियर सबको? अब आगे की बात करते हैं हम। तो उस आगे की बात के अंदर जब आप पेपर देंगे तो आप 9 से 12 में देंगे, 2 से 5 में देंगे, तो सिर्फ IIT जेईई एडवांस के पुराने पेपर्स ही देंगे जो आपके पहले आपने नहीं दिए हों। अगर किसी बच्चे ने दिए हुए हों तो वो वाला ना दे, दूसरा वाला दे। और आप रिसेंट पेपर्स ही उठाएं, लाइक अभी रिसेंटली जो आपके 5 से 10 साल के बीच में जो पेपर्स हुए हैं उन्हीं को उठाएं, क्योंकि उनमें वेरिएशन काफ़ी जेईई ने किए हैं। लाइक जैसे पिछली बार 2019 की बात करें तो उसने मैथ्स द कॉलम बढ़ा करके 5x4 वाले मैथ्स द कॉलम भी दिए थे। तो हमेशा वेरिएशन करते हैं, तो इस वजह से आपको ये वेरिएशंस पता लगेंगे। वेरिएशन पता लगने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई नया चेंज IIT ने किया तो उस समय जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस नए चेंज को देख करके आप शॉक्ड नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट होता है जिससे हम वहाँ पर अपने आप को कूल रख सकें। क्लियर? तो ये आपको पैटर्न फॉलो करने से आपके अंदर डेवलप करना है इन 15 दिनों के अंदर। ठीक है, आप हर चेंज के लिए तैयार रहें कि कोई एक सेट पैटर्न नहीं आएगा जेईई के पेपर के अंदर। मैं कुछ भी कैसा भी पैटर्न आएगा मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। ठीक है, आगे अब जब आप पेपर देंगे 3 कम से कम मैंने कहा 5 दिन में 1 पेपर, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लाइक आप 3 दिन में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 दिन में भी 1 पेपर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपने जेईई एडवांस के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है तो आप 3 दिन में भी 1 पेपर कर सकते हैं, 2 दिन में भी 1 पेपर कर सकते हैं। और जो बचा हुआ दिन है उसके अंदर आप जो भी पेपर में आप गलतियाँ कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, अगला, अगर आपने मान लीजिए नया टॉपिक कोई सोचा कि मैं इसको उठा लूं जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो नहीं आता वो नहीं आता, और जो आता है सिर्फ वही आता है, बस ये ध्यान रखना। और जो आपको आता है वही एग्ज़ाम में आता है, ये सोच के ही एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जितना आपने पढ़ा आपको उसी में से करके आना है। ठीक है, देखिए क्या फ़र्क होता है सारा पढ़ के जाने से, कम पढ़ के जाने से और बहुत कम पढ़ के जाने से। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल करना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है अपने आप को। और वो मेंटली स्टेबल आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर एक बच्चा होता है जिसने सारा पढ़ा है तो वो फर्स्ट रैंक से टॉप 10 तक के लिए अपनी रैंक सोचेगा, और उसे सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 80% पढ़ा है तो वो टॉप 100 के लिए सोचना शुरू करेगा। अगर आपने 50% पढ़ा है और आपको लगता है 50% नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपनी रैंक को थोड़ा कम सोचिए, कम से कम इस बहाने आप सेलेक्ट तो हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारी थॉट सिर्फ सिलेक्शन होना और नहीं होना इसी पर अटका ली तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाता है जेईई एडवांस का। हम सिर्फ अपनी नर्वसनेस और अपने लैक ऑफ नॉलेज
लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है पेपर की लैक ऑफ नॉलेज या पेपर की कट ऑफ की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वहाँ घबरा जाते हैं और पेपर में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। बाद में जब हम आके देखते हैं कि यार ये पेपर मैंने क्या किया, मैं तो ये बहुत आसानी से ये पेपर कर सकता था, तो उस कंडीशन में फिर हमें पता लगता है कि मैंने ये क्या गलती कर दी, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत कम गया है। आप देखिए 24%, 24 नंबर, समझ रहे हैं आप। अगर 100 नंबर की बात करूँ तो यार 24%, 24 मार्क्स तो आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं यार। कोई इशू नहीं आएगा अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के पेपर देने जाएंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो हमने पेपर अटेम्प्ट किए, पेपर अटेम्प्ट करने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमने अपनी गलतियाँ सुधार के उन्हें वापस से कस्टमाइज रिव्यू कर लिया। अब बात आई मैंने जो कहा नया कुछ नहीं पढ़ना, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको सिर्फ ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने जो भी पुराने स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे आप उन्हें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेंगे, जिससे कि वहाँ पर आपको सवाल करने में कम टाइम खर्च होगा। देखिए आपने अगर एक सवाल में टाइम बचाया है तो आपने टाइम बचाने से अपनी रैंक को भी बढ़ाया है, क्योंकि वो टाइम कहीं ना कहीं किसी दूसरे सवाल को करने में खर्च होगा, तो वो आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो आप अपने जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट कर लें। ठीक, इसके बाद आता है आपको अपने आप को कैसे 15 दिन तक संभाल के रखना है। तो 15 दिन तक संभाल के रखने के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अननेसेसरी ना खाएं, अननेसेसरी जो है वो ऐसी चीज़ें ना खाएं जंक फूड टाइप से जो कि आपकी बॉडी को या एसिडिटी क्रिएट करे या आपके अंदर जो है वो ओबेसिटी को क्रिएट करे या आप लेजीनेस को लाए। ऐसी चीज़ें आप अभी थोड़ा सा अवॉइड करें जिससे आप बिल्कुल भी लिथार्जिक फील ना करें। इन 15 दिन में आपको इन 15 दिन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। तो 15 दिन तक आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे जितने भी पेपर्स हम कर रहे हैं उन पेपर्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो उन्हें भी एज अ टेस्ट पेपर ही सॉल्व करना है। यानी कि अगर आप एक सवाल कर रहे हैं और आपसे वो सवाल हो रहा है तो करते जाइए, नहीं हो रहा तो आप उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, आप किसी भी सवाल को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, चाहे वो आपको लग रहा है कि वो सवाल मुझे आ सकता है, तब भी आप अगर वो लग रहा है कि 4 से 5 मिनट खर्च हो जाएगा इस सवाल में तो उसे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे ये सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसको वहीं पर जज करें। अगर वो हो रहा है तो ही उसे ट्राई करें और अगर नहीं हो रहा तो उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब ये एबिलिटी आपको अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे से सवाल होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं सवाल को तो अंदर से एक फीलिंग डेवलप होती है माइंड में कि यार ये हो सकता है, ट्राई कर ले, तो आप ट्राई करें। ठीक, इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो एग्ज़ाम के अंदर जब सवाल आप करें तो उस सवालों के लिए जो आपको रफ़ शीट मिलती है उन रफ़ शीट को आप क्वेश्चंस की फॉर्म में बॉक्स बना लें। लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 क्वेश्चन है तो 10 बॉक्स आप एक रफ़ शीट में बना लीजिए। अगर आपको लगता है बड़े सवाल हैं तो 4-5, वो डिपेंड करेगा। उससे क्या होगा कि जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर उस बॉक्स में ही वो सवाल सॉल्व करेंगे। वो उसी बॉक्स में अगर सवाल सॉल्व होगा तो जब कभी दोबारा इसे ट्राई करना होगा तो वो आप इजीली ट्राई करेंगे और उस स्टेप से ही आप उसे पकड़ पाएंगे जिस स्टेप पर आपने उसे छोड़ा था। तो ये मेथड आपके लिए इसलिए बेनिफिट होगा क्योंकि आप यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि आप ये करना है या नहीं करना और ये बाद में करना है। ठीक है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी वहाँ बढ़ती है, प्लस कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम से कम होती हैं। एररलेस पेपर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 15 दिन तक तैयारी करने के बाद अगला स्टेप जब आएगा, आपके 5 दिन जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले बचेंगे उनमें क्या करें, तो उनमें आप क्या करेंगे कि जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों अगर, या आपने कोई भी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ बट जब मैं पढ़कर जाता हूँ तो एग्ज़ाम में तो मुझे याद रहता है, तो आप उन सब चीज़ों को उन 5 दिनों में पढ़ें। क्योंकि हमें देखिए पूरी ज़िंदगी भर याद नहीं रखना कुछ भी, हमें सिर्फ उन्हीं 5 दिन तक पढ़ करके सिर्फ 6 घंटे तक याद रखना है जिससे मेरी लाइफ बन जाएगी। तो यार थोड़ा सा तो सेलेक्टिव बन जाओ, इसे हम कहते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। तो स्मार्ट हार्ड वर्क क्या कहता है कि जितनी भी चीज़ें आप भूल जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि यार मैं पढ़ के जब जाता हूँ एग्ज़ाम में तब तो सवाल हो जाता है, लेकिन 4-5 दिन बाद भूल जाता हूँ, तो आप उन चीज़ों को 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ें। ठीक है, तो आपने अगर वो सब चीज़ें पढ़ लिए, एक बार रिवाइज़ कर लिए ताकि एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम दिया और आपसे वो सवाल हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक से। उसके बाद हम फिर भूल जाएंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्मार्ट हार्ड वर्क। तो आपको 5 दिनों में वो स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो
मेमोराइज्ड है या मेमोरी बेस्ड हैं उन्हें आप लर्न करके जाएं। ठीक, अब आप चले गए एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देते समय क्या बिहेवियर रखना है वो आपको बताता हूँ। अब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सेंटर पे बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे, तो आप सिर्फ अपने आप को देखें, आप उन बहुत सारे बच्चों को ना देखें। आप सिर्फ ये सोचिए कि यार ये इतने सारे जो बच्चे आए हैं इनका क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट मेरा ज़रूर होगा, बस मुझे ये पता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। सेंटर पे प्रवेश करते ही आपके मन में एक ही फीलिंग आनी चाहिए कि इनका बाकियों का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ज़रूर होगा ये मुझे पता है। इसी फीलिंग के साथ आपको सेंटर में एंटर करना है। एंटर करते हुए आप जब जाएंगे, आपके सामने जब आप बैठेंगे तो बैठ के भगवान का नाम लेंगे और नाम लेकर के अपना पेपर शुरू करेंगे। अब पेपर कैसे करें? तो पेपर करने का एक तरीका आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपने 2 साल 1 साल प्रिपरेशन आईटी की है उस समय आपने जो भी पैटर्न फॉलो किया है, लाइक पहले केमिस्ट्री करते थे, फिर फिज़िक्स करते थे, फिर मैथ्स करते थे, या पहले मैथ्स करते थे, फिर फिज़िक्स करते थे, फिर केमिस्ट्री करते थे, तो आप उनमें से जो भी पैटर्न फॉलो करते थे आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। उस पैटर्न से आप डेविएट ना हो। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जब आप आईटी का पेपर देने जाएंगे, बस ये आप कसम खा लीजिए। तो आप जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठेंगे तो आप तुरंत अपना वही पेपर खोलें जिस पेपर को आप पहले करते थे। लाइक आप केमिस्ट्री पहले करते थे तो केमिस्ट्री का पेपर पहले खोलिए। ठीक है, केमिस्ट्री अब आपको 50 मिनट्स में अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, 50 मिनट में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है। वहाँ पर पेपर देते समय अटेम्प्ट कैसे करना है? पहला सवाल आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। दूसरा आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। तीसरा आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके 1 से 5 सवाल एक साथ नहीं हुए तो भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि 15 सवाल तो बाकी हैं। अभी 15 सवाल हैं, 5 छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 15 सवाल में से अगर 8 सवाल भी हो गए तो हो जाएगा सिलेक्शन आपका तो इजीली, क्योंकि आप जेई मेंस का पेपर नहीं दे रहे हो, जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो। तो थोड़ा सा आप लेवल का डिफरेंस रहता है, तो लेवल का डिफरेंस रहेगा तो आप जो छोड़ रहे हैं क्वेश्चंस उनको भी एक्सेप्ट करिए कि कोई दिक्कत नहीं है यार। बट वो जो 5 क्वेश्चन नहीं हुए, इससे अगर आप डीमोरलाइज हो गए, वहाँ पे आप घबरा गए, आप में टेंशन आ गई, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका पूरा पेपर ही खराब कर देंगे। वो एक सब्जेक्ट का पेपर तो खराब होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी 2 सब्जेक्ट भी अफेक्टेड होंगे। तो आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है पेपर देते समय कि आपको डरना नहीं है, लास्ट तक लड़ना है, भिड़ना है, जीतना है। ठीक है, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। क्लियर? अब पेपर देते समय आपने ये पैटर्न अपनाया, पेपर दिया, पेपर 1 देने के बाद फिर आया पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप आता है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि सर इस गैप में हम क्या करें? तो इस गैप के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले तो उस पेपर को थैंक यू बोलें और पेपर को रख दें और पेपर का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ये पेपर 1 है, वो पेपर 2 है। हम किसी भी तरह का कोई एनालिसिस, कोई माइंडसेट नहीं लाएंगे कि यार पेपर 1 के अंदर जो है वो हार्ड आया था फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, और पेपर 2 में भी ऐसा ही आ गया तो मेरा क्या होगा। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यानी कि आप पेपर 1 जो देकर आए हैं वो पेपर 2 जब आप देंगे तो दोनों अलग अलग होंगे। उनको आप कनेक्ट ना करें, आपको कनेक्ट नहीं करना है। क्लियर? फिर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर आपको एनालिसिस नहीं करना है, उसके बाद आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहने के बाद पेपर 2 चालू होगा तो पेपर 2 शुरू होगा। पेपर 2 आराम से देना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पेपर 1 में क्या हुआ था, क्योंकि इन दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे और फिर आपकी फाइनल रैंक आएगी। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस तरह से आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना आपकी रैंक इंप्रूव करवा सकता है। 2014 के अंदर जब मैंने पढ़ाया था बच्चों को, तो उसमें AIR 1 आया था चित्रांग मुर्दिया, 3rd रैंक आया था गोविंद लाहौटी, 8th रैंक आया था अमय गुप्ता और 27th रैंक आया था कुशल बाबेल। कुशल बाबेल केमिस्ट्री के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था इंटरनेशनल लेवल पर, और चित्रांग मुर्दिया फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था। ठीक है, गोविंद लाहौटी जो था, कुशल बाबेल जो था, उसकी जेई मेंस रैंक थी 4th। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि जब ये फर्स्ट पेपर इन्होंने दिया तो फर्स्ट पेपर देने के बाद कुशल बाबेल थोड़ा सा घबरा गया, उसे ऐसा फील आया कि उसका केमिस्ट्री का पेपर ख़राब हो गया है। ऐसा फील उसने कर लिया अंदर से, क्योंकि उन्होंने आपस में 2-4 सवाल किसी से पूछे और वो सवाल उसको ऐसा लगा कि उसके शायद गलत हो सकते हैं, तो वो थोड़ा नर्वस हो गया। पेपर 2 देने गया, पेपर 2 थोड़ा सा डीमोरलाइज होकर के देने गया, पेपर 2 उसने दिया। अब जब हमने मार्क्स कैलकुलेट किए 1 और 2 के, तो आप देखिए 169 पेपर 1 में आए थे चित्रांग के। ठीक है, 151 नंबर आए थे कुशल बाबेल के। कुशल बाबेल के सेकंड हाईएस्ट आए थे, गोविंद लाहौटी के 150 आए थे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुशल बाबेल सेकंड रैंकर था,
और गोविंद लाहौटी थर्ड रैंकर था। लेकिन जब सेकंड पेपर कुशल बावेल देने गया तो वो कॉन्फिडेंस वीक था उसका, और जो गोविंद लाहौटी पेपर देने गया तो उसका कॉन्फिडेंस हाई था, और गोविंद लाहौटी ने सेकंड पेपर में 172 नंबर लाया, वो 180 में से, ठीक है। और दोनों जब ऐड हुए तो 322 गोविंद लाहौटी के हो गए और वो थर्ड रैंकर बना। उस समय सेकंड रैंकर और थर्ड रैंकर के मार्क्स बराबर थे, 322, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोविंद लाहौटी की जीत इसलिए हुई क्योंकि उसने सेकंड पेपर में कॉन्फिडेंस रखा और वो घबराया नहीं, और कुशल बावेल की रैंक थोड़ी सी खराब इसलिए हो गई क्योंकि वो सेकंड पेपर में थोड़ा नर्वस हो गया, उसके मार्क्स कम आए, इसलिए वो 27th रैंक पर आया, वरना कुशल बावेल सेकंड रैंकर था। तो यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि 1 पेपर और 2 पेपर के जो बीच का गैप है, उस गैप के अंदर आपको नर्वस नहीं होना है, आपको एनालिसिस नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी तरह का जजमेंट नहीं लाना है। इंडिपेंडेंट पेपर है, दोनों इंडिपेंडेंट पेपर देने हैं, ठीक है। ये दोनों पेपर आपने दिए, उसके बाद आप आराम से रिलैक्स रहें, फिर उसके बाद जो भी एनालिसिस होगा वो तब करना है। क्लियर? तो आई होप जो मैंने पॉइंट्स आपको जेईई एग्ज़ाम तक के लिए बताए हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और अगर ये सारे आपने टिप्स फॉलो किए और आपका रैंक अच्छा आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेलकम, ठीक है।